अतीक अहमद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम, और कहें तो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद पश्चिम में भय और आतंक का पर्याय कहे जाने वाले एक ऐसे राजनीतिक नाम की जिसके बारे में लोग बोलने और कहने से, बात करने से कतराते थे। हेलो, मेरा नाम है महेश शर्मा और मैं राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखने की कोशिश करता हूं। और आज मैं बात करूंगा एक ऐसे नाम की जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने रसूख और आतंक के नाम पर करोड़ों रुपए का साम्राज्य बनाया और किस तरीके से उनका उदय हुआ और किस तरीके से वो जमींदोज हो गए, मिट्टी में मिल गए। हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं अतीक अहमद की। शायद से हमें से बहुत सारे लोग जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं वो जरूर उनके नाम से परिचित होंगे, भली भांति परिचित होंगे। अगर दूसरे लोगों की बात ना करो तो उत्तर प्रदेश के लोग तो 100% इस बात से परिचित होंगे। दोस्तों, हर इंसान का जन्म या उद्भव या उसका पतन जिन भी कारणों से होता है उसमें हमारे कर्म निहित होते हैं, और अपने कर्मों से आपने जो भी किया है उन चीजों से आप बच नहीं सकते। आपके अंत समय तक वो चीजें आपको चेस करती रहती है, आपके पीछे पड़ी रहती है। मैं आज बात करूंगा अतीत के उन चर्चित कांडों की जिसने उनकी जीवन लीला पर, उनके जीवन पर ग्रहण लगा दिया और उनके पूरे कुनबे को खत्म कर दिया। जो उनके राजनीतिक रसूख की तो बात ही अलग है, उनके कुछ ही दिनों में उनके पूरे राजनीतिक साम्राज्य की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, अतीक अहमद, मैंने तो एक दो बार मैंने दोस्तों सामने इस चीज को देखा भी है कि किस तरीके से उनका काफिला जाता था। जब वो कानपुर कैंट से चुनाव लड़ने वाले थे तो मैंने उनके राजनीतिक रसूख को देखा। बट पहले मैं उनको केवल सुना करता था, बट मैंने इस चीज को सामने भी देखा कि किस तरीके का उनका काफिला हुआ करता था। उनकी शुरुआत होती है, आज मैं बात करूंगा किस तरीके से उनकी राजनीति जमींदोज हो गई, किस तरीके से उनके पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया गया। बात है 1989 की। 1989 में उत्तर प्रदेश इलाहाबाद पश्चिम से वो निर्विरोध चुनाव जीतते हैं, निर्दलीय टिकट पर चुनाव जीतते हैं, पहुंच जाते हैं विधानसभा। फिर उसके बाद 91 में, 93 में और 3 बार इलाहाबाद पश्चिम से विधानसभा जीतने के बाद में उनकी राजनीतिक पकड़ और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं धीरे धीरे उबाल मारने लगती हैं। एक बार नहीं 3 बार विधायक बनने के बाद 89, 91, 93, उसके बाद धीरे धीरे जैसे उनका राजनीतिक रसूख बढ़ता रहता है और उनकी पहुंच बढ़ती रहती है, इसी बीच उनकी नजदीकियां सपा से बढ़ने लगती हैं। सपा आप समझ गए होंगे, समाजवादी पार्टी से उनकी नजदीकियां बढ़ने लगती है। और उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, और मुलायम सिंह यादव अपने में एक बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे, जिनसे भी राजनीति, भारत की राजनीति में मुलायम सिंह यादव का एक अलग ही राजनीतिक रसूख और नाम रहा है। तो इन चीजों को आप शायद जानते होंगे। तो धीरे धीरे अतीक अहमद की 3 बार चुनाव जीतने के बाद उनकी राजनीतिक पहुंच बढ़ने के साथ साथ उनकी नजदीकियां सपा से बढ़ने लगती है। और उसके बाद 1995 में, उसके बाद सपा से नजदीकियां बढ़ने के साथ साथ 1995 में एक बहुचर्चित गेस्ट हाउस कांड हुआ जिसमें अतीक अहमद का नाम आया। ऐसे तो बहुत सारी चीजों में उनका नाम आता रहता था, जो भी राजनीति में रहते हैं उनके नाम आते रहते हैं। बट कुछ ऐसे कांड हो जाते हैं जो उनकी लाइफ पर उनको भारी पड़ जाते हैं, जिसमें उनको लेने के देने पड़ जाते हैं। और इसी बीच 1995 में एक बहुचर्चित गेस्ट हाउस कांड हुआ। वो गेस्ट हाउस कांड क्या था वो आप जाकर के चेक कर सकते हैं, जिसने मायावती जी की बैड बुक्स में अतीक अहमद की एंट्री कर दी। और वहां से ये एक ऐसा कांड था जिसने अतीक अहमद को ऐसी पहचान दिलाई, और पहचान दिलाने के साथ साथ जिसने डायरेक्टली बसपा सुप्रीमो माननीय श्री मायावती जी की बैड बुक्स में अतीक अहमद की एंट्री कर दी। और 1996 में सपा के टिकट पर फिर से एक बार अतीक अहमद चुनाव लड़ते हैं और वहां से वो जीत जाते हैं। बट 4 बार विधायकी जीतने के बाद भी फिर भी उनके मन में कहीं कसक थी कि हाँ, उन्हें संसद में जाकर के बैठना है। और संसद में बैठने के लिए उन्होंने हर तरीके के हाथ पैर मारे। और उससे इन सब के साथ साथ 1999 में अपना दल के टिकट पर, अपना दल एक पार्टी हुआ करती थी, आप जानते हैं, आप अपना दल के टिकट पर हुआ करती है, या मैं भी नहीं मालूम है कि अभी है कि नहीं है, बट एक अपना दल। तो अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो आप पहले अपने फैक्ट्स करेक्ट कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूं, एक अपना दल पार्टी के टिकट से 1999 में वो चुनाव लड़ते हैं और वो वहां से
हार जाते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और वहां से हार जाते हैं। और इस बीच उनको लगता है कि हाँ, 1999 में हारने के बाद जो इनको पहली हार मिली थी, कहीं से वो उनको डाइजेस्ट नहीं होती है। फिर वो दोबारा फिर आ जाते हैं 2002 में इलाहाबाद पश्चिम में, जो उनकी एक पूरी आप कह सकते हैं होम सीट थी, जिसे वो कभी हारते नहीं थे। एक तो उनके रसूख और उनके भय और आतंक की वजह से शायद ही उनके खिलाफ कोई खड़ा होता होगा, जो भी खड़ा होता होगा तो उनको वोट नहीं मिलता था। तो 2002 में फिर से वो अपने इलाहाबाद पश्चिम सीट से आते हैं, वहां पे चुनाव लड़ते हैं और फिर जीत जाते हैं। तो एक बंदा 5-5 बार विधायकी जीतता है और विधायकी जीतने के बाद अपने राजनीतिक रसूख को एक नई ऊंचाइयां देता है, और इन सबके साथ साथ फिर भी संसद में जाने की जो उनकी इच्छा थी वो उनके अंदर हिचकोले मारती रहती है। वो उनकी पूरी जो राजनीतिक भूख होती है वो उनके अंदर खत्म नहीं होती। और इन सब के लिए फिर 2004 में सपा के टिकट पर वो फूलपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और वो वहां से जीत जाते हैं। फाइनली संसद में उनकी एंट्री हो जाती है। और जब वो संसद पहुंच जाते हैं तो जो उनकी इलाहाबाद पश्चिम की सीट थी, जहां से वो जो उनकी ट्रेडिशनल सीट थी, जो वो लड़ते थे और जीतते थे, वो वहां से वो सीट तो उन्होंने छोड़ दी। अब उस सीट से वो अपने भाई को, वो विधानसभा सीट खाली हो जाती, फिर वो उस सीट से अपने भाई अशरफ को खड़ा करते हैं। और अशरफ के बारे में आपने जाना, जो 3 सिरफिरे बंदों ने जो हत्या की, उसमें उनके एक भाई अशरफ भी खत्म हो गए। तो आपको पता है ना, शायद अतीक अहमद के भाई अशरफ, अतीक अहमद के साथ साथ अशरफ को भी गोली मार दी उन 3 अपराधियों ने। तो उन्हीं अतीक के भाई अशरफ को उन्होंने इलाहाबाद पश्चिम से खड़ा किया और खड़ी करने के बाद वो वहां से हार जाते हैं। और हार कैसे जाते हैं कि वहां से राजू पाल, जिनको बसपा ने अपने टिकट पर खड़ा करवाया था अशरफ के अगेंस्ट, और लोग अंदर ही अंदर आतंकित तो थे ही, उनके रसूख वसूख जो भी हैं, बट लोग बोलने के लिए सामने नहीं आते क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी रहती है। तो इन सबके साथ साथ सब लोग भय और पीड़ित थे, आतंक में थे, बट कोई इन सारी चीजों को इन सब चीजों की बातें नहीं करता था। बट इन सबके साथ साथ जब उनका नाम आता है, तो जब लोगों को मौका मिलता है अपने वोट करने का, तो लोग राजू पाल को जिता देते हैं और अतीक अहमद के भाई जो उनके खिलाफ खड़े हुए थे वो हार जाते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं अतीक अहमद को डाइजेस्ट नहीं होती है। जब अतीक अहमद इस बात को डाइजेस्ट नहीं करते और चुनाव जीतने के कुछ दिनों बाद राजू पाल की हत्या हो जाती है। और इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, किस तरीके से हत्या होती है। उनके ऊपर 1-2 बार अटैक हुए, उसमें वो राजू पाल बच जाते हैं। बट कब तक बचोगे, ये ठान बैठे थे कि भाई उनके क्षेत्र से कोई दूसरा कैसे चुनाव जीत सकता है। ये बात कहीं ना कहीं अतीक को डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। और इसी बात को वो अपना राजनीतिक द्वेष मान करके किसी भी तरीके से उन्होंने फाइनली, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने, बट इस बात को बता रहा हूं कि राजूपाल की हत्या हो जाती है और उसमें भी अतीक अहमद का नाम आता है। और इसी बीच 2005 में जब राजूपाल की हत्या हो जाती है, तो 2007 में मायावती जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है और अतीक अहमद को अरेस्ट किया जाता है। और यहीं से अतीक अहमद के बुरे दिनों की शुरुआत हो जाती है, आप कह सकते हैं शुरुआत सी हो जाती है, जिसमें जैसे ही मायावती जी की पूरी सरकार बनती है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, तो बहुत सारी जमीनों को, बहुत सारी बिल्डिंग्स को गिराया जाता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी सीज हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। बट इन सबके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब इनके राजनीतिक रसूख को चोट पहुंचती है तब इनको दिक्कत होती है। तो पैसा वैसा तो ये लोग कभी भी कमा सकते हैं, पैसे का इन लोग को कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो बहुत सारे लोग फंड करने के लिए रेडी रहते हैं। तो इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करने के साथ साथ 2000 इनकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। और 2012 में पूजा पाल ने, जो राजूपाल जी की मिसेस थी जिनकी हत्या कर दी गई थी, इलाहाबाद पश्चिम से जो खड़े हुए थे, उनकी मिसेस पूजा पाल जी ने अतीक अहमद को फिर से हरा दिया 2012 में। और ये बात भी
इनको अतीक अहमद को डाइजेस्ट नहीं हुई। हमारे कानून में एक ऐसा था कि अगर आप, कानून में ऐसा है कि नहीं अभी मैं नहीं जानता, बट ऐसा है कि अगर आप जेल में भी हैं तभी चुनाव लड़ सकते हैं। ये पता नहीं किस तरीके का संविधान है हमारा, कि शायद से हमको सोचने और इस चीज को रीडिफाइन करने की जरूरत है कि अगर आप के ऊपर कोई बड़े केसेस लगे हों और अगर आप जेल में बंद है तो कम से कम मैं तो माननीय कोर्ट से भी हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी परमिशन नहीं देनी चाहिए कि ये लोग चुनाव में खड़े हो सकते हो, क्योंकि आप पहले ही कानून के राडार पर हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप गिल्टी प्रूफ हो गए या आप कन्विक्टेड हो गए, बट एटलीस्ट आप कानून की नजर में हो और आप किसी तरीके से बंद हो, तो आपको अपॉर्चुनिटी, आपको ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि आप चुनाव लड़ सको। बट हमारे यहाँ ऐसा है, तो ये उसमें मैं क्या बोलूं। तो जेल में रहते हुए भी उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत भी गए। ऐसा हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव में जेल में बंद रहते हुए चुनाव जीत जाते। तो ऐसे ही 2012 में पूजा पाल जी ने, जो राजूपाल जी की मिसेस थी, उन्होंने अतीक अहमद को हराया और अतीक अहमद को हराने के बाद ये बात भी उनके अंदर बौखलाहट बनी हुई थी। और 2017 में एक मदरसा, 2017 में भी जिस समय सपा के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी हुआ करते थे, तो उन्होंने धीरे धीरे वो राजनीतिक ट्रांसफर हो गया और सपा के मुखिया हो गए थे माननीय अखिलेश यादव जी। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया कि उनकी पार्टी में अतीक अहमद को किसी भी जगह से उनको बेसिकली निष्कासित कर दिया गया, उनको कोई टिकट नहीं दिया गया। और जैसे ही उनको सपा से निष्कासन हुआ, वहां से लेकर के लास्ट डे तक, जहां तक जब उनकी डेथ हुई, जब उनको शूट किया गया, जब उनकी हत्या कर दी गई, लास्ट डे तक वो शायद जेल में रहे। और वहीं से उनके बुरे समय की शुरुआत भी हो गई थी। और सबसे अहम बात यह हुई कि कुछ समय पहले, इनकी डेथ होने से पहले, जब इनको शूट करने से पहले, जो राजूपाल हत्याकांड के गवाह थे उनकी भी हत्या हो जाती इलाहाबाद में शायद। तो यानी गवाह खत्म हो गए तो केस खत्म। जब आपके खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा, तो इस बात से हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत ज्यादा आग बबूला हो गए। और सही भी है कि आप जब गवाह खत्म कर दोगे तो आपको, तो मैं तो बाबा जी को बोलूंगा कि कम से कम उन्होंने इस आतंक के पर्याय को, इस आतंक को खत्म करने का एक बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं को जगह नहीं दी जाएगी, और उन्होंने ये केवल कहा नहीं, उन्होंने इस चीज को कर दिखाया। और उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े नाम थे, जो माफिया के नाम पर उन्होंने अपना आतंक जमा रखा था, अपना साम्राज्य बना रखा था, उन्होंने बहुत सारे ऐसे माफियाओं को बुलडोज किया और लोगों को एक मेंटल तौर पर, दिमागी तौर पर एक ऐसी फ्रीडम दी कि हाँ आप बोल सकते हो, कह सकते हो। ऐसे बहुत सारे आज की डेट में भी कुछ ऐसे नाम हैं जो शायद से अपने राजनीतिक रसूख के नाम पर अभी उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता, बट अभी बहुत कुछ बाकी है। बट बाबा जी ने, योगी बाबा जी ने वाकई में उत्तर प्रदेश में कुछ बड़े बड़े नामों के खिलाफ, जिनके खिलाफ कोई आवाज उठाने से डरता नहीं था, हर इंसान डरता था, कोई आवाज नहीं उठाता था या बोलने से लोग हिचकिचाते थे, उन्होंने उस फॉर्मेट को तो खत्म कर दिया। कहीं ना कहीं उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि उत्तर प्रदेश में ऐसे बड़े माफियाओं को या बाहुबलियों को हम धीरे पनपने नहीं देंगे। और जो अपने को सेल्फ क्लेम्ड बाहुबली कहते थे, उन लोगों ने अपनी धीरे धीरे दुकानें भी डाउन कर ली। देखिए, मैं बुलडोज करने का समर्थक नहीं हूं कि आप बिल्डिंग के गिरा दे या ये चीज करते, बट जहां पर जरूरत है, जिन्होंने, जो आम आदमी जिनसे आम आदमी का जनजीवन प्रभावित होता है, जिनसे आम आदमी की लाइफ पर इंपैक्ट होता है, तो वहां पर अगर जरूरत है तो वहां पर बोलना पड़ेगा। और वहां पर माननीय योगी सरकार जी ने ऐसे कुछ कदम उठाए जिससे एक आम आदमी को ताकत मिली। आम आदमी की कोई भी माफिया किसी की जमीन कब्जाने में या कुछ ऐसे काम करने में एक बार सोचेगा कि अगर ये सारी चीजें बाबा जी के नोटिस में आ गई तो उनके साथ में क्या होगा। तो मैं इस बात के लिए तो माननीय योगी सरकार जी को धन्यवाद देता हूं कि ये जो बड़े बड़े नाम थे, इन्होंने इन लोगों को, उन माफियाओं को, उन बड़े बड़े नामों को खत्म करने का एक अच्छा बीड़ा उठाया और उत्तर प्रदेश को एक साफ और सुथरा प्रदेश बनाने में अहम भूमिका निभाई। और मैं हर एक उस राजनीतिक पार्टी के उन मुखिया
राजनीतिक पार्टी के जितने भी कर्णधार हैं या मुखिया हैं, उन सबसे एक चीज कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी को टिकट देते हो तो उनके बारे में आपको पता है, बट किसी भय और आतंक के नाम पर इस तरीके के जो पर्याय हैं उनको टिकट देने से पहले एक बार जरूर सोचें कि केवल राजनीति करना ही आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए कि हमारी विधानसभा, हमारी लोकसभा या हमारे यहाँ की जनता उनसे किस तरीके से कनेक्ट है। अगर आप ऐसे नेता हैं जो आप डायरेक्टली लोगों से, पब्लिक से कनेक्ट कर पाते हैं, तो वो आपके लिए भी, आपकी पार्टी के लिए भी और वहां के लोगों के लिए भी एक पॉजिटिव ग्राउंड पे जाएगी। और अगर आप अपनी बात ही नहीं कर सकते अपने नेता से, अपने पॉलिटिशियन से, आप जाओगे तो आपके गार्ड्स, जो भी नेता के गार्ड्स होंगे आपके पास, आपको बैठने भी नहीं देंगे, भगा देंगे, तो क्या मतलब ऐसे नेता का। तो ऐसे नेता का चुनाव करिए और पार्टी के मुखिया ऐसे लोगों को टिकट दें कि कम से कम आमजन उनके पास जाकर के अपनी बात कह सके, बोल सके। अगर आप अपनी बात कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं, तो ऐसे नेता का चुनाव करना भी मूर्खता है, बेकार है। आप ऐसे लोगों का चुनाव ही ना करें। इससे बेहतर है कि आप टिकट वोट ही मत करें, क्योंकि अगर आप वोट करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप ऐसे इंसान को चुन रहे हैं, आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। तो कम से कम राजनीतिक पार्टियों को भी समझ में आना चाहिए कि आम आदमी जागरूक हो रहा है, और तो उनको भी अच्छी छवि वाले लोगों को टिकट देना चाहिए। और ये बाहुबली और ये जितने भी सेल्फ क्लेम्ड बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, इनसे बचना चाहिए। एक आम आदमी एक जो भी नेता है, जो भी पॉलिटिशियन है, वो आम आदमी से कनेक्ट कर पाए, ये सोल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर आपको ये कहानी, ये स्टोरी सही लगी हो तो इस बात को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आपने अतीक अहमद का नाम नहीं सुना था तो जाकर देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए जरूर, कि अतीक अहमद कौन था और अतीक अहमद का आतंक किस तरीके से उत्तर प्रदेश में था। आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।